हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एमपीटेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे थे। इसमें हमने अभी तक 120 तक के सवाल सोल्व कर लिए थे। आगे के सवाल हम आज के वीडियो में देखेंगे। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल दे रखा है ए और बी एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं। दो व्यक्ति है ए और बी जो एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? 28 दिनों में। अगला है सी की सहायता से वे इसे 21 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि वो तीन लोग शामिल हो जाते हैं, सी उनके साथ आ जाता है, तो वो इसे 21 दिनों में ही समाप्त कर लेते हैं। तो सी इसे पूरा करने में कितना समय लेगा, मतलब सी अकेला यदि उसे पूरा करे तो वो कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए और बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं? 28 दिन में। और यदि सी साथ में आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो कर रहे हैं 21 दिनों में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेकर कुल कार्य निकालेंगे कि टोटल कार्य कितना है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा 28 और 21 का? 21 चौक 84, 28 या 84, तो 84 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 28 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 21 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। तो ये क्या आ गई हमारी 4 और 3, ये इन दोनों की तीन, मतलब इधर इन दोनों की क्षमता आई, इधर इन तीनों की क्षमता आई। ये है हमारी क्षमता। ठीक है। अब ए बी और सी की क्षमता आई हमारी 4, और ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो यहाँ इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ सी की क्षमता कितनी बचेगी? 1। टोटल 84 कार्य है हमारे पास और सी की क्षमता 1 है। लास्ट में पूछ रहा है हमसे कि सी इसे कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब सी कितना टाइम लेगा। तो एक की क्षमता से यदि वो 84 दिन तक कार्य करे, मतलब एक की क्षमता से यदि 84 काम को करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे? 84 दिन ही लगेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 122 दे रखा है, माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना क्या है? तो माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना होता है अनुपात। कौन सा होता है? रेशियो जो है माप का सबसे विश्वसनीय पैमाना होता है। ऑर्डिनल मतलब क्रमवाचक, और आंतरिक और नाममात्र। आंतरिक और नाममात्र, नाममात्र तो कोई माप का पैमाना नहीं होता। और आंतरिक और बाह्य इस तरह से भी नहीं होता। क्रमवाचक जैसे क्रम है कोई संख्या, तो उसका क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। तो सबसे यहाँ पर विश्वसनीय क्या होगा? अनुपात। रेशो का जो पैमाना होगा वो विश्वसनीय होगा। अगला सवाल देखेंगे हम। वह संख्या, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर, मान लीजिए कोई संख्या है x, है ना, उसको उसके 2/3 में, उसके 2/3 में जोड़ने पर 150 का परिणाम आता है। तो वह संख्या क्या है? परिणाम क्या आता है? 150। तो ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2x बटे 3 बराबर 150। ये हो गया 5x बराबर 15 या 45, 450 हो जाएगा। और इसको इससे काट देंगे तो ये 90 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 90, है ना। ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे। सवाल नंबर 124 हमें क्या दे रखा है? 42 वर्ष के बाद एक आदमी अपनी वर्तमान आयु का 3 गुना हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए उसकी वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम, कि माना उसकी वर्तमान आयु 1 वर्ष है। क्या है? 1 वर्ष है। अब कह रहा है वो 42 वर्ष के बाद। तो 42 वर्ष के बाद के लिए क्या कर देंगे? x प्लस 42, उसकी वर्तमान आयु का 3 गुना हो जाती है। 42 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु जो ये एक्स है इसका कितना गुना हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। तो सोल्व कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 42, तो x इक्वल टू 21, है ना। एक्स क्या माना था हमने? वर्तमान उम्र। तो हमारी वर्तमान उम्र निकल गई उसकी, वर्तमान उम्र ही पूछा था हमसे 21, ये जो है वर्तमान उम्र निकल गई। अगला सवाल हम देखेंगे। 125 नंबर का सवाल हमें दे रखा है, 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। 5 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 6 वर्ष है। तो कुल आयु कितनी निकल जाएगी इनकी? 30 साल, है ना। एक अन्य लड़का जो 12 वर्ष का है वो शामिल हो जाता है। एक इसी जो औसत आयु है इसी में एक अन्य लड़का शामिल हो जाता है। कितने साल का? 12 साल का। तो ये कुल आयु कितनी हो गई इनकी? 42 साल। तो वर्षों में औसत आयु क्या है? अब नई औसत आयु क्या होगी? 5 लड़के पहले से थे, एक लड़का और आ गया, तो अब लड़के कितने हो गए? 6। तो ये जो टोटल है इसमें यदि हम 6 का भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा कितना? 7। नया औसत क्या आ गया हमारा? नया एवरेज 7 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 126 दे रखा है, उद्धव माधव से 20 साल बड़े हैं, है ना। 12 वर्ष पहले उद्धव की उम्र माधव की उम्र से दोगुनी थी। माधव की वर्तमान वर्ष में आयु क्या है ना। उद्धव क्या कह रहा है, माधव से 20 साल बड़ा है। माधव हो गया और ये उद्धव हो गया। माधव से 20 साल बड़ा है तो माधव को x मान लें और उद्धव को x प्लस 20 मान लेंगे, है ना। कह रहा है माधव से 20 साल बड़ा है कौन, उद्धव। अब 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो दोनों में से हम 12 12 घटा देंगे। अब इसमें से यदि 12 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, ये x प्लस 8 बचेगा, है ना। फिर कह रहा है कि 12 वर्ष पहले उद्धव की उम्र माधव की उम्र से दोगुनी थी। माधव जो था इससे दोगुनी थी किसकी, उद्धव की उम्र। तो यदि हम माधव की उम्र में 2 का गुणा कर देंगे तो वो उद्धव के बराबर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 2x माइनस 24। ये x हम इधर लाएंगे और 24 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 8 प्लस 24। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 32। वर्तमान वर्ष में आयु क्या है किसकी, माधव की, है ना। माधव की वर्तमान हमने आयु क्या मानी थी, x मानी थी ये यहाँ पर, तो x की वैल्यू ही मिल गई हमें। तो माधव की उम्र कितनी हो जाएगी 32 ईयर। ऑप्शन बी वाला हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 127 दे रखा है, एक दीवार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। दीवार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। लंबाई कितनी है दीवार की, 60 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है कि अनुपात बताइए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। तो अनुपात हो जाएगा हमारा 3:2। ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल दे रखा है 4 और 16 के बीच माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 4 अनुपात माध्य अनुपात निकालना हमें, तो x मान लेंगे हम, अनुपात 16। जो बीच वाली संख्या है उसे कैसे लिखते हैं हम, 4/x बराबर x/16। जो बीच वाली संख्या है उसको ऊपर नीचे 2 बार करके, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d होता है, तो ये a/b बराबर c/d होता है। जैसे जो कोई संख्या अनुपात ये दे रखी है तो इसको ऐसे लिख देते हैं c/d। और यदि कोई संख्या नहीं दे रखी है, मतलब बीच वाली संख्या नहीं दे रखी है, इस तरह मतलब 3 नंबर ही दे रखे हैं, तो जो इसको कैसे लिखेंगे, a/b बराबर b/c, इस तरह से लिखते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x² इक्वल टू 4 का इसमें 16 में इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 × 4 = 64। वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लगा देंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 8। तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 8। अगला सवाल हम देखेंगे, सवाल नंबर 129 दे रखा है हमें, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर घन में काटा जाता है। मतलब एक घन है जिसकी भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, उसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है जिनकी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर है ना। मूल घनों और कटे हुए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। मूल घन और कटे हुए घनों के अनुपात का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 × a²। तो 6 एज इट इज रहेगा, ए की जगह हम रख देंगे 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये हो गया 150। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो ये कटा हुआ घन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कटे हुए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कटे हुए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 × 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a², है ना। तो ये हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है कि जैसे ये कटे हुए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, ये एक घन का निकला है, कितने घन का, एक घन का निकला है ये, है ना। लेकिन जो 1 सेंटीमीटर भुजा में हमने घन काटे हैं वो एक से ज़्यादा बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी जो घन की भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है और हमने छोटे छोटे मतलब उसकी भुजा के टुकड़े करके 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाए, तो एक से अधिक घन बनेंगे। ये एक से एक घन का जो है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। हम जैसे कितने घन बन रहे हैं उसकी संख्या निकालेंगे, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए रखेंगे हम बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन,
है ना। तो हमारी टोटल जो घन है उनकी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। इधर लिखते हैं हम इसको। बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े घन की जो भुजा है, घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब की जगह हम ए की जगह क्या रख देंगे, 5। तो 5 का क्यूब हो जाएगा बटे में, जो छोटे घन का भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब हो जाएगा बटे में। तो ये हो गया 5 5 25 पंजे 125, और बटे में 1, तो 1 का कोई महत्व नहीं है बटे में, है ना। तो जो घनों की संख्या है वो कितनी निकल गई, 125। अब हमारे पास जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है वो कितना निकला है, 6। तो 125 घन जो है उनका 6 में यदि गुणा कर देंगे तो हमारे जो टोटल 125 घन है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, 25 छंकी 150 और 100 छंकी 600, तो ये हो जाएगा 750, है ना। 750, और यहाँ पर हमारा कितना निकला था 150। तो 150 और 750 की हम तुलना कर देंगे। अब यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये 150 अनुपात 750, ये क्या है टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। तो इसको इससे काट लेंगे, ये हो जाएगा 15 एकम 15, 15 5 75। तो 1:5 जो है हमारा इनका क्या निकल गया, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकल गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखेंगे, 130 नंबर का सवाल हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का आधार कितना है 15 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज मान लिया हमने, इसका आधार 15 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक नए त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसका क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। मतलब जो एक अन्य त्रिभुज का हमें क्या बताना है, हाइट बताना है, उसका आधार हमें बेस दे रखा है 20। तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना, बेस इंटू हाइट ये होता है। तो 1/2 एज इट इज रहेगा, आधार क्या हो जाएगा 15 इंटू 12, इसको काट देंगे 6 से, और 15 छक 90, है ना। तो ये हमारा आ गया क्या, क्षेत्रफल किसका, पहले वाले त्रिभुज का। अब कह रहा है वो कि एक नए त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसका क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज का दोगुना है। मतलब जो नया त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या है, दोगुना है। तो ये 90 है, इसका दोगुना क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। और 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणित ऊंचाई। तो हमारा आधार कितना दे रखा है उसने 20, और ऊंचाई हमें निकालना है, हाइट निकालना है ना। तो ये हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो हाइट इक्वल टू हो जाएगी हमारी 18। यहाँ पर हाइट कितनी निकल गई हमारी 18 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आज हम यहीं तक सवाल रखते हैं। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे वो आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप ज़रूर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।